हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर बी प्रसाद। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आर बी ए टू पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फिजिक्स, मैथ, साइंस और अन्य विषय से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पिछले वीडियो क्लिप में हमने फिजिक्स में देखा था कि लॉरेंज बल के अधीन यदि कोई धन आवेशित कण गति कर रहा है तो लॉरेंज बल का उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसमें हमने देखा था कि धन आवेशित कण यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करता है तो उसकी गति पर लॉरेंज बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और यदि धन आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय पथ पर हो जाती है। और तीसरा हमने देखा था कि यदि धन आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी एंगल पर गतिशील होता है तो ऐसी स्थिति में उसकी गति हेलिक्स मॉडल में कुंडली नुमा हो जाती है। आज हम उसी लॉरेंज बल से संबंधित एक टॉपिक को देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि यदि एक धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में है तो उस धारावाही चालक पर भी बल लगता है। उस बल का मान कितना होता है, उस बल की दिशा क्या होती है, इन सब तथ्यों के विषय में आज की वीडियो क्लिप में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होता है। तो इसका स्टेटमेंट है कि यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक होती है तो उस पर एक बल लगता है। उस बल का मान क्या होता है उसको देखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक हो तो इस चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक होता है तो उस पर बल लगता है। इस बल की दिशा चालक में धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत होता है। तो क्या लिखेंगे कि इस बल की दिशा चालक में धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। अब जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र B है जिसकी दिशा इस तरह से हमने चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से दिखाया है, और ये धारावाही चालक जो L लंबाई का है इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। अब इस धारावाही चालक पर बल लगेगा। इस बल की दिशा इस चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा और धारावाही चालक में धारा की दिशा दोनों के लंबवत होगा। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा है और ये धारा की दिशा है, दोनों की अगर लंबवत हम देखें तो या तो ये बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर होगा या तो बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर होगा। तो अंदर की ओर होगा या बाहर की ओर होगा, इसको जानने के लिए हम दो नियम का उपयोग करते हैं। कुल मिला के हम कहेंगे कि इस धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा का निर्धारण दो नियमों से होता है। इस बल की दिशा का निर्धारण निम्नलिखित दो नियमों से होता है। पहला फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दूसरा दाएं हाथ के हथेली का नियम। तो क्या होगा, पहला फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दूसरा दाएं हाथ के हथेली का नियम। तो इन दोनों नियमों को हम लॉरेंज बल के संदर्भ में चर्चा किया था। अगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को देखें तो हम बाएं हाथ के 3 उंगली, एक तर्जनी, दूसरी मध्यमा और तीसरा अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत करते हैं, और इस प्रकार लंबवत करते हैं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी और मध्यमा धारा की दिशा को बताएगी। तो ये अंगूठा होता है वो चालक पर लग रहे बल की दिशा को बताएगा। तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तर्जनी को हम चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में कर दिया और इस मध्यमा को हम धारा I की दिशा में कर दिया इस तरह से। तो अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है, यानी इस धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर होगी। तो क्या लिखेंगे कि बल की दिशा बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर, बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर। इसको आप इसमें लिख भी चुके हैं कि B की दिशा के और I की दिशा की लंबवत होगा। तो I की दिशा के लंबवत बाहर की ओर होगा कि अंदर की ओर होगा, तो उसके लिए हम बाएं हाथ के नियम को लगाएंगे और देख लेंगे कि बल की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो ये हो गया तल के लंबवत अंदर की ओर, B के भी लंबवत हो गया और I के भी लंबवत हो गया। ठीक, तो ये हमारा हो गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हमने देख लिया।
अब दाएं हाथ के हथेली के नियम से देखना होगा, तो हम इस दाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाएंगे कि ये चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में हो और ये अंगूठा धारा की दिशा में हो। तो इस हथेली से जिस दिशा में बल लगता है वही जो है धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा होगा। तो किस तरह से देखेंगे कि ये चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में और अंगूठा आई की दिशा में है, तो हथेली से बल अंदर की ओर लगेगा तो यही बल की दिशा होगी इस धारावाही चालक पर। तो इस धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम देख सकते हैं या फिर दाएं हाथ के हथेली के नियम से हम देख सकते हैं। अब इस बल का मान क्या होगा इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो मान लेते हैं कि धारावाही चालक की लंबाई L, चालक में धारा I, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A और चालक में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल। और आगे एक चीज़ और मानेंगे कि चूंकि ये धारावाही चालक है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और आप जानते हैं कि चालक में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। तो इस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करते रहते हैं और अनुगमन वेग को हम Vd मान लेते हैं। तो क्या मान लिया कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस धारावाही चालक में इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd से गति कर रहा है और इलेक्ट्रॉन की गति इस चालक तार में धारा की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। तो यदि इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो उस कण पर लॉरेंज बल लगता है और धारावाही चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि एक आवेशित कण है, अगर ये गति कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि इस चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशित कण के रूप में गति कर रहा है। तो जैसे धन आवेशित कण पर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण लॉरेंज बल लगता है, उसी प्रकार से इस धारावाही चालक में गति कर रहे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल लगेगा। और चूंकि इस धारावाही चालक में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, सारे इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति कर रहे हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉनों पर लॉरेंज बल लगेगा। और यदि हम एक इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल का मान निकाल लें और इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लें, तो सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला लॉरेंज बल हमको मिल जाएगा। और सभी इलेक्ट्रॉनों पर लॉरेंज बल जो लगेगा वही लॉरेंज बल इस चालक तार पर लगने वाला बल होगा। तो हम पहले देखेंगे कि इस चालक तार में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना लॉरेंज बल लग रहा है। तो क्या करेंगे कि चूंकि चालक तार में धारा प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं आवेशित कण की गति के कारण होता है, अतः इन इलेक्ट्रॉनों पर लॉरेंज बल लगेगा। इलेक्ट्रॉन चूंकि आवेशित कण है और आवेशित कण इस चालक तार में गति कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहे हैं और आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं तो उस पर लॉरेंज बल लगता है। तो इन इलेक्ट्रॉनों पर लॉरेंज बल लगेगा और सभी इलेक्ट्रॉनों पर लॉरेंज बल का जो सम्मिलित प्रभाव होगा वही इस चालक तार पर लगने वाला बल होगा। तो क्या लिखेंगे, सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले लॉरेंज बल का परिणामी धारावाही चालक पर लगने वाला बल होगा। अब पहले हम एक इलेक्ट्रॉन पर कितना लॉरेंज बल लगेगा उसको निकालेंगे। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लॉरेंज बल स्मॉल f इक्वल टू, लॉरेंज बल का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Q इंटू V इंटू बी साइन थीटा। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होगा, अनुगमन वेग उसका Vd है और B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और थीटा इस इलेक्ट्रॉन के वेग और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण है। तो चूंकि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में है तो इलेक्ट्रॉन भी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करेगा। ऐसी स्थिति में थीटा का मान 90 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, F इक्वल टू Q की जगह लिखेंगे E और V की जगह लिखेंगे Vd और B इंटू साइन 90। एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला ये बल है। अब यदि इस धारावाही चालक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको निकाल लिया जाए
और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला लॉरेंज बल हमको मिल जाएगा और वही लॉरेंज बल इस धारावाही चालक पर लगने वाला बल होगा। तो क्या लिखेंगे कि पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर चालक का आयतन गुणे n। n क्या है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो अब यहाँ से हम चालक का आयतन अगर निकालना चाहें तो चालक की लंबाई में उसके परिच्छेद क्षेत्रफल से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये हमारा अगर चालक तार हो तो उसके परिच्छेद क्षेत्रफल में इसकी लंबाई से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका आयतन निकल जाता है। तो परिच्छेद क्षेत्रफल है हमारा a और लंबाई है l और एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n। तो ये हमारा हो गया पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ये है तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर क्या बल लगेगा उसको हम गुणा करके निकाल सकते हैं। तो क्या होगा? समस्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर जितना बल लग रहा है और गुणे सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है E इंटू वी डी इंटू बी इंटू साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। साइन 90 लिख लेते हैं इंटू कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? A इंटू एल इंटू स्मॉल n। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? N E A V D N E A V D इंटू L इंटू बी इंटू साइन 90 और साइन 90 का मान 1 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? N E A V D इंटू L B। अब यहाँ पर अगर ये धारावाही चालक 90 डिग्री पर नहीं होता, किसी एंगल पर होता, तो ऐसी स्थिति में साइन 90 की जगह साइन थीटा हो जाता। तो क्या लिखेंगे? यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर हो, जैसे ये लंबवत ना होकर किसी एंगल पर हो, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला लॉरेंज बल या परिणामी लॉरेंज बल F इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? N E A V D L B साइन थीटा। और इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि N E A V D ये जो होता है धारावाही चालक में करंट I के लिए अनुगमन वेग के रूप में फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? इसकी जगह हम I लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू I L B साइन थीटा। क्यों? क्योंकि N E A V D की जगह I लिख सकते हैं। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। और यही लॉरेंज बल इस धारावाही चालक पर लगने वाला बल होगा। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि यही बल धारावाही चालक पर लगने वाला बल है, अतः चालक पर बल F बराबर I L B साइन थीटा। ये चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल F इक्वल टू I L B साइन थीटा। अब आगे हम थीटा के अलग अलग मान के लिए इस बल का मान देखते हैं क्या होगा। यदि चालक B के दिशा में हो तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इक्वल टू I L B साइन 0 इक्वल टू 0। यानी यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इससे हम B की दिशा की भी कल्पना कर सकते हैं। जैसे चुंबकीय क्षेत्र B है, हमको नहीं मालूम है कि उसकी दिशा क्या है। एक धारावाही चालक लेते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उस पर बल लगेगा, उसको घुमाते जाते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि उस पर बल नहीं लगता है, वहीं दिशा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा होती है। क्यों? क्योंकि हम जान गए हैं कि यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में होगा तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। यानी इसका उल्टा कह सकते हैं कि यदि धारावाही चालक पर कोई बल नहीं लगेगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में होगा। तो B की दिशा अगर नहीं मालूम है तो हम किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र B में ले जाते हैं और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं। यदि उस पर बल नहीं लगता है तो हम कह देंगे कि जिस दिशा में धारावाही चालक है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है। दूसरा, यदि चालक B की दिशा के लंबवत हो तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? I L B साइन 90 और ये हो जाएगा F इक्वल टू I L B, जो कि बल का अधिकतम मान होगा।
यानी जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत दिशा में होगा तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम होगा ILB। अब यहीं से हम इस B का मात्रक निकाल सकते हैं। कैसे, क्या लिखेंगे, सिंस F इक्वल टू ILB, अगर साइन थीटा रखते हैं तो साइन थीटा एक मात्रकहीन राशि है, तो मात्रक के लिए साइन थीटा को हम छोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाता है, F इक्वल टू ILB इंप्लाई दैट B इक्वल टू F अपान IL, और यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक, क्या, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसी को हम क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं। यानी 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को 1 टेस्ला कह सकते हैं। अगर यहाँ से टेस्ला की परिभाषा हमको जाननी हो तो क्या लिखेंगे कि यदि F बराबर 1 न्यूटन, L बराबर 1 मीटर और I बराबर 1 एम्पियर, तो यहाँ से B का मान क्या हो जाएगा, 1 टेस्ला हो जाएगा। तो 1 टेस्ला की परिभाषा बन के आएगी कि यदि चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत दिशा में एकांक लंबाई के धारावाही चालक में एकांक धारा प्रवाहित किया जाए और उस पर लगने वाला बल 1 न्यूटन हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 टेस्ला होगा। तो 1 टेस्ला की परिभाषा क्या बन के आएगी, 1 टेस्ला क्या, कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 1 मीटर लंबे चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर यदि उस पर 1 न्यूटन बल लगे तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान 1 टेस्ला होगा, 1 टेस्ला होगा। तो यहाँ से टेस्ला की परिभाषा बन के आती है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत दिशा में एकांक मीटर लंबाई के चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 1 न्यूटन का बल उस पर लग रहा होता है तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान 1 टेस्ला होता है। और चुंबकीय क्षेत्र B का एक मात्रक गॉस होता है, तो 1 टेस्ला भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है और 1 गॉस भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। और टेस्ला और गॉस में संबंध होता है कि 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। गॉस CGS पद्धति का मात्रक होता है और टेस्ला MKS पद्धति का मात्रक होता है। तो यदि आपसे कहीं पूछ दिया जाए कि CGS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है तो आप गॉस बताएंगे, और MKS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है तो 1 टेस्ला बताएंगे, और ये टेस्ला न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के बराबर होता है और टेस्ला की परिभाषा ये बन के आती है। तो आज हमने देखा कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक होती है तो उस पर बल लगता है और उस बल की दिशा धारावाही चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है, जिसकी दिशा को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या फिर दाएं हाथ के हथेली के नियम से देख सकते हैं। और इस बल के लिए जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू ILB साइन थीटा, और थीटा के अलग अलग मानों के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र का मान देखें। यदि थीटा का मान 0 हो यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चालक हो तो ऐसी स्थिति में F का मान 0 होता है, और यदि लंबवत दिशा में चालक हो तो F का मान अधिकतम होता है। और इसी के आधार पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक देखें न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, जिसको टेस्ला कहेंगे, और CGS पद्धति में भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक देखें गॉस, 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। तो इस तरह से हमने टॉपिक को देखा। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।